अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। एक है अली अमीन गंडापुर और एक है मरियम नवाज। दोनों ने वजारत आला मिलने के बाद से अपने अपने सूबों की आवाम के लिए क्या किया है, ये मवाजना हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे। ये भी बात होगी कि मुल्क की मईशत के अशारिये तो बेहतर हो रहे हैं, इससे आवाम को कब और कितना रिलीफ मिलेगा। IPP से मुआहदे अगले 28 साल तक पीछा नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या बिजली सस्ती हो सकेगी। लेकिन पहले जिक्र बानी तहरीक इंसाफ की एक ट्वीट का, पार्लियामान में कानून साजी की कोशिश का और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का। पार्लियामेंट की अहम तरीन कानून से जरा सा पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कानून साजी की कोशिशों को बड़ा धचका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज शाम एक अहम वजाहत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले पर वजाहत तलब करना ताखीरी हरबों के मुतरादिफ है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वजाहत तलब करने का इकदाम गलत फहमी पैदा करने के मुतरादिफ है। वजाहती बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की जानिब से जारी होने वाले वजाहती बयान में मजीद कहा गया है कि फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह किया जा चुका है कि फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले में पाए जाने वाला अबहाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में दिया गया है। सवाल यह है कि 2 माह गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जानिब तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के कानूनी सवालात का जवाब देने की बजाय शॉर्ट ऑर्डर पर अमल दरामद करने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। सवाल तो यह भी है कि तफसीली फैसले की बजाय सिर्फ वजाहत क्यों जारी की गई है। क्या वजाहत पर अमल दरामद करना लाजमी होता है और अमल दरामद ना करने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन को किन संगीन नताइज का इशारा दे रही है। सवाल यह है कि अदालतों के हवाले से कानून साजी से महज एक रोज कबल सख्त लहजे में वजाहत जारी क्यों की गई। कानून को 41 आज़ाद उम्मीदवारों के वोट मिलने की तवक्को थी, क्या अब हुकूमत आईनी तरमीम ला सकेगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मखसूस नशिस्तों और फॉर्म 45 और 47 के हवाले से खदशात का इजहार किया और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने कई सवालात खड़े कर दिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। कबल आज पार्लियामेंट का हंगामा खेज सेशन हुआ, जिसमें अदलिया के हवाले से कानून साजी पर सवालात उठाए गए थे। हुकूमत की मुजव्वज़ा कानून साजी के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 65 बरस करना, जजेस तकर्रुरी का तरीक़ाकार को बदलना, जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक करने के लिए आईनी तरमीम लाना शामिल है। हुकूमती तरमीम के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाएगी, जबकि चीफ जस्टिस की तैनाती सीनियरिटी की बजाय वज़ीर आज़म के इख्तियार में दे दी जाएगी। हुकूमत को पहले ही आईनी तरमीम के लिए मुश्किलात का सामना था, ताहम इसे उम्मीद थी कि 41 आज़ाद अरकान में से चंद एक आईनी तरमीम में साथ देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद हुकूमत की ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। हुकूमत ने आज कौमी असम्बली और सेनेट में अहम बिल पेश करना था, मगर 2 अरकान पार्लियामेंट हमजा शहबाज की फ्रांस और मौलाना गफूर हैदर की चीन में मौजूदगी के बायस बिल पेश न किया गया। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत की नंबर गेम पूरी हो चुकी है। सवाल तो यह भी है कि नंबर गेम पूरी करने के लिए हुकूमत क्या ऑप्शन इख्तियार कर सकती है। क्या मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के मेंबरान को वोट डालने के लिए कायल कर लिया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जिसके लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 अरकान के वोट दरकार होते हैं।
कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहे तो इसे मजीद 13 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 अरकान हैं। हुकूमती बेंचेस पर 4 आज़ाद सेनेटर्स भी हैं। ऐवान बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस आईनी तरामीम के हवाले से बिल पेश किए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हो रही हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत ने पार्लियामान में आईनी तरमीम के हवाले से अरकान की मुकम्मल हाजिरी को यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है, जबकि हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम की मुकम्मल हिमायत करने के लिए भी मुतहर्रिक है। इसी सिलसिले में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया जारी है। कबल अज़ी गुज़िश्ता शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और इन्हें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। हुकूमत इस वक्त जोड़ तोड़ में मसरूफ है, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि सरकार धौंस, धमकी और लालच के जरिए हमारे लोगों पर दबाव बढ़ा रही है। सवाल यह है कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक हकीकी हैं? क्या तहरीक इंसाफ के मेंबरान आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने को रजामंद हैं? PTI मेंबरान को कैसे राम किया गया? सवाल तो यह भी है कि हुकूमत माजी की रिवायात को बरकरार रखेगी। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क के मारूफ वकला मौजूद हैं, जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, जनाब जहांगीर जदून साहब। मैं दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो वजाहत दी गई है और फिर इसमें सवाल भी उठा है कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल था कि वो इतना वक्त ले ले, इस पे कानूनी राय क्या है सर आपकी? कर नहीं सकेंगे क्योंकि उन्होंने उन लोगों को 41 लोगों में से लोगों को अगवा किया हुआ है, कुछ लोगों को किया था मेरे ख्याल से, या उन पे प्रेशर डाल रहे हैं जो हमारी यहाँ टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है एस्टेब्लिशमेंट। तो मेरे ख्याल से क्योंकि कल उनके जो स्पोक्समैन थे वो ये कह रहे थे हमारे अददी नंबर पूरे हो गए। कैसे पूरे हो गए? उनके पास 212 वोट थे, तो 12 वोट कहाँ से आ गए? तो आज तो उन्होंने होल्ड कर दिया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म किया कि आज ही फौरन के फौरन आप नोटिफाई करें इनको, जो 41 लोग हैं ये PTI के हैं। तो उनके पास फिर वो अददी नंबर वहाँ तो नहीं है। सेनेट में तो इवन मौलाना अगर उनके साथ भी आ जाते तो उनके पास वो नंबर पूरे नहीं हो रहे। तो मुझे नहीं लगता ये करेंगे, लेकिन नेचुरली उन्होंने कोशिश ये की, और ये सारी जो कोशिश थी इसी की उस पर थी कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया जाए, अपने मर्जी के चीफ जस्टिस को रखा जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह को ना आने दिया जाए। तो और अगर चले भी जाते हैं तो एक जूनियर एक जज हैं उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो ये सारी उनकी कोशिश थी। मैं समझता हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पे, मैं समझता हूँ आज बड़ा ये फैसला उनका आया है जिसने आज हमारी अदालत को बचा लिया है, क्योंकि अदालत की आज़ादी को क्योंकि अदालत की आज़ादी में हम पूरे पाकिस्तान की आज़ादी, आज हमारी आज़ादी को बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा सलूट है इन 8 जजों को। अच्छा, जहांगीर जदून साहब, सर आपको क्या लगता है कि क्या अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आईनी तरमीम हो सकेगी? सर मेरा तो बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर आप एक आईनी तरमीम कर रहे हैं तो आईनी तरमीम जो है, आइन जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चेंजेस लाने जा रहे हैं। जब किसी को, जो हम स्टेक होल्डर हैं, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आईनी तरमीम ला सकती है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। 18वीं तरमीम भी लाई गई है, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। अगर आप सारी चीज़ को खुफिया रख के कोई तरमीम करना चाहते हैं तो वो तरमीम अगर आप कर भी लेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगी। कल को 2 बंदे जाके कहते हैं जी एक बार कौंसिल चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमारा तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हमें तो सुना ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं गया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बताया नहीं गया। तो ये देखें ना, इस तरह नहीं होता। आईनी तरमीम आप ला सकते हैं, आपके पास मेजॉरिटी हो। और एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि आपके पास नंबर पूरे नहीं है तो आपने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए फिर आईनी तरमीम की है, फिर उसका भी एक जो है आल्दो के पार्लियामेंट के अंदर सोवरेनिटी होती है, लेकिन उसका हमने माजी मिसालें देखी हैं कि अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है, इलीगैलिटी के तरीके से आपने कोई काम किया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। वकला से, कानूनी माहिरीन से कंसल्टेशन जरूरी है। क्या ये भी कानून का हिस्सा है, आइन का हिस्सा, या कोई रिवायत है? देखिए, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें पता हो कि हमारे आइन के अंदर क्या तब्दीली करने जा रही है। अवाम का
फंडामेंटल राइट है। अवाम के रिप्रेजेंटेटिव को, इवन ट्रेजरी बेंच को नहीं पता कि आज दिन तक सब क्या सराइयों पे, आज दिन तक इवन टुडे हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो ये क्या सराइयों पे बात चल रही है कि ये तरमीम हो जाएगी, वो हो जाएगी। भाई इतना अंधेरे में रखने की क्या बात है? तो ऐसी तरमीम को तो मेरे ख्याल में अगर हो भी जाए तो कोर्टों को सेटिसाइड कर देना चाहिए कि जो भी तरमीम आप करना चाहते हैं, आप तरमीम खुफिया रख के नहीं कर सकते आइन के अंदर। आइन जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है और लोगों का डॉक्यूमेंट है। लेकिन सर देखिए सवाल ये है कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं नुमाइंदों को चुना कि जाओ हमारे बिहाफ पे जाके कानून साजी करो, तो ये बार बार वो श्योरिटी लेने के लिए अवाम के पास तो नहीं जा सकते ना सर, ऐसे तो फिर वो कानून साजी नहीं कर पाएंगे। कानून साजी पे कदगन नहीं है कि कानून साजी ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। अब आइन के अंदर तब्दीली हो रहा है, 18वीं तरमीम के अंदर 1.5-2 महीने का टाइम लगा था डिस्कशन करने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टी को आइन की तरमीम सिर्फ ट्रेजरी तो नहीं करती, अपोजिशन भी उसका साथ देती है, लेकिन आइन की तरमीम लाओ, उनको बताओ कि ये हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, हमें जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, हमें सिस्टम को एक अच्छा लाना चाहते हैं, और कोई भी कानून और आइन बनता है लोगों के बेहतरी के लिए बनता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बनता है। आइन को तो आप इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ही अमेंड कर सकते हैं ना। क्या अब आप देखें आइन के अंदर आप तरमीम कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल 3 चीजें हैं वो आप नहीं कर सकते। नंबर 1, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आप कोई तरमीम नहीं कर सकते। नंबर 2, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई जो है कदम लग जाएगी तो आप आइनी तरमीम नहीं कर सकते। अगर इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट कोई आप काम करना चाहते हैं या उन पर कोई कदम लगाना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। तो बाइंडिंग है, देखें चेक एंड बैलेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कोर्टों को इख्तियार दे दिया गया है कि वो इंटरप्रेट करें। तो कल को ये अगर साबित हो जाता है जी कि आइनी तरमीम जो है किसी एक शख्स के लिए की गई है, उसकी एज को बढ़ाने के लिए, कि वो शख्स जो है अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हो, भाई कि कोई शख्स ठेकेदार है इस मुल्क का कि वो ये हमेशा के लिए रहे, कोई क्या दूसरे जो चीफ जस्टिस है उस पर इत्मीनान नहीं है किसी के जो आने वाले। ठीक, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो आज 8 जजेस का ऑर्डर सर या वजाहत के लिए आई है, तफसीली फैसला आने तक अगर आइनी तरमीम हो जाती है, कानून साजी हो जाती है सर, फिर क्या होगा? और क्या ये जो ऑर्डर है आज का ये रुकावट बन सकता है इसमें, या कानून साजी के दौरान फ्लोर क्रॉसिंग अगर हो जाती है तो उसके असरात नहीं पड़ेंगे इस पर? बता दूं, 2-3 चीज़ें आपने मिक्स कर दी। पहले बात, कानून साजी कोर्ट नहीं करती, पार्लियामेंट करती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि देखिए, जो शॉर्ट ऑर्डर होता है कोर्ट का, जो 12 जुलाई का फैसला था वो जजमेंट ऑफ द कोर्ट है। तफसील फैसला आए नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का फैसला है। वो 21वीं तरमीम जो मिलिट्री कोर्ट्स बने थे 2 साल के लिए, उसमें 17 जजेस ने कहा था जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज़ दी शॉर्ट ऑर्डर। शॉर्ट ऑर्डर जजमेंट है, उसके अंदर एक तरीक़ाकार दिया हुआ था कि जी 39 लोग जो थे उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था कि PTI के हैं, और जो 41 लोग थे वो किसी वजूहात की वजह से जो जुल्म सितम हो रहा था इन PTI वालों के साथ उस जमाने में और आज भी हो रहा है, तो उनको वो नहीं कर सके, अपने आप को उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर किया, तो उनको मौका दिया गया कि 15 दिन के अंदर वो जमा करा दें अपने एफिडेविट जाके कि वो किस पार्टी के साथ हैं। उन्होंने 3 तारीखों को वो सारे स्टेटमेंट्स गौहर अली खान के साइन से और जनाब उमर अयूब साहब की साइन से वो जमा हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती जो उनकी पूरा है, आइन को कानून को तोड़ना उनका वतीरा है, उन्होंने एक वजाहती एक एप्लीकेशन दे दी जो उस ऑर्डर में लिखा था कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वजाहत दे दी जाए, और वो वजाहत इन 8 जज वो एप्लीकेशन 8 जजों के पास चेंबर में रखी जाएगी और वो उसके बाद अपना ऑर्डर पास करेंगे। आज उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि वो 41 लोग जो हैं वो आप उन्होंने फॉर्म्स जमा करा दिए हैं, वो PTI के लोग हैं, आप नोटिफिकेशन इशू करें। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं आज आपने जारी किया तो आप संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाएं। तो ये रीजनिंग अगर देखें, वो जो तफसीली फैसला लोग कहते रहते हैं, तब फैसला कोर्ट का 12 जुलाई का है, उसमें लिख दिया 8 जजों ने, बल्कि 11 जजों ने कहा है कि ये जो लोग थे ये PTI के थे, उनको SIC वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जिसमें बशमूल हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने लिख दिया था। तो अब ये इनका ऑर्डर आ गया, आज इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर हो गया। तो ये जो हुकूमती थी या उनके जो है वो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि हम वहां से तोड़ लें, क्योंकि कल उनके स्पोक्समैन ने यही टीवी पे बैठ के कहा कि हमारे अददी नंबर पूरे हो गए, तो नंबर इसी तरह पूरे हो सकते हैं, कहीं से तोड़ लिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये 41 लोग हैं, जितने PTI के लोग हैं सब PTI के, और पार्लियामेंट्री पार्टी के हुक्म के खिलाफ तो वोट डाल ही नहीं सकते, 63A लग जाएगा, और 63A की तशरीह कोर्ट ने यह कर दी है कि वो वोट ही नहीं डाल सकते अपने पार्लियामेंट्री कमेटी के हुक्मनामे के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि जो इन्होंने कोशिश की आईनी तरमीम और कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, कोर्ट को गुलाम बनाने की कोशिश की इस हुकूमत ने, जो खुद एक फॉर्म 47 की पैदावार है और बेसाखियों पे वो चल रही है, तो
इंशाअल्लाह इस मुल्क पे अल्लाह मेहरबान है कि सबसे बड़ा जो वल्लाहु खैरुल माकिरीन कि अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है। अल्लाह का प्लान है इस मुल्क को हिफाजत करना, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का खून शामिल है, कि ऐसे लोगों के जो इस मुल्क को तबाह करने के उनसे बचाना। तो इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। आमीन आमीन। जहांगीर जदूं साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को कहा है सर कि अगर आपने अमल दरामद ना किया, ताखीर की, तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्या नताइज हो सकते हैं सर? मैं तो देखें इससे एक स्टेप आगे की बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट इशू कर देनी चाहिए थी। अच्छा, क्या आप देखें ना, उन्होंने कहा है कि इन बंदों को डिक्लेयर करें, तो वो आगे लेके बैठ के अपने पास, ये आईनी इदारा है, किसी पार्टी का इदारा नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का इदारा नहीं है। ये देखिए आईनी इदारा है, आइन के अंदर इसको जो अख्तियारात असल हैं वो आइन के लोगों की इमानत है उसके पास। अगर वो एक इमानत में खयानत कर रहा है या एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है या एक एफिलिएशन के साथ किसी पार्टी के साथ मिल चुका है, तो उस आईनी इदारे पे लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा, और खत्म हो चुका है ऑलरेडी। इलेक्शन कमीशन जो है, देखें अगर वो न्यूट्रल हो और आइन के मुताबिक काम करे, अनबायस्ड काम करे, तो ये मसाइल ही जन्म नहीं लेते। ये मसाइल जन्म लेते हैं इलेक्शन कमीशन की वजह से। इलेक्शन कमीशन जब से डिलिमिटेशन शुरू होती है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। वो डिलिमिटेशन भी अपनी मर्जी से कराते हैं, वो इलेक्शन भी अपनी मर्जी से। अब देखें ना, अब फॉर्म 47, 45 वो आप कोटे मांगती है आके, हमारे पास फॉर्म 45 जमा इलेक्शन कमीशन जाता ही नहीं, जमा ही नहीं कराता। तो ये तो एक मतलब है, इन्होंने पॉलिटिकली ड्रामा बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर कि जी किसको जितवाना किसको है, हराना किसको है। अब इलेक्शन कमीशन की मर्जी होती है तो वो 1 घंटे में नोटिफिकेशन इशू कर देता है, और वो इलेक्शन कमीशन नहीं जाता तो वो जाते तलब करता है जी। अब 12 जुलाई को फैसला है, अभी 2-3 महीने हो गए, तो वो कभी एक दरखास्त लेके जा रहा है। अगर यही काम इससे करना होता तो उसी रात को नोटिफाई कर देता सारे बंदे। जहांगीर साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जब से वज़ीर आला बने, उन्होंने क्या किया अपने सूबे के लिए? जब से मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनी है, उन्होंने क्या क्या किया, ये भी आपको बताएंगे। इमरान खान का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है? क्या उस ट्विटर हैंडल में लिखे जाने वाले अल्फाज इमरान खान के हैं या किसी और के? सब पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक है अली अमीन गंडापुर और एक है मरियम नवाज। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला। अली अमीन गंडापुर जलसे करते हैं, तकारीर करते हैं, बड़के मारते हैं, अपनी पार्टी के कायद को जेल से छुड़वाने का अज़म जाहिर करते हैं। कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी देते हैं, कभी गवर्नर हाउस बंद करने की धमकी देते हैं, कभी करप्शन करने वाले के सर पर ईंट मारने की तरगीब देते हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज हैं जो वजारत आला का हल्फ उठाने के बाद से आवाम के लिए कई इकदामात सामने ला चुकी हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने पंजाब के आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। अगरचा कि ये रिलीफ 2 माह के लिए था, आर्जी था, लेकिन रिलीफ था। और बिजली के बिलों में मुस्तकिल रिलीफ के लिए भी मरियम नवाज सोलर पैनल फराहम करने की स्कीम ला चुकी हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने रिलीफ देने की तो कोई इकदाम नहीं किए। हाँ, कभी बिजली के बटन बंद करने की धमकी देते हैं, कभी ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभाल लेते हैं। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है। ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। ये मत समझना कि मैं अपने सूबे में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस्लामाबाद में भी आके करूंगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत, सेहत कार्ड दोबारा बहाल किया, जो कि निगरान हुकूमत ने फंड्स की कमी की वजह से मुअत्तल कर दिया था। मरियम नवाज ने भी वजीर आला बनने के बाद पंजाब के अवाम के लिए सेहतमंद पंजाब मंसूबा शुरू किया। बुनियादी मराकज़ सेहत की बहाली और अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए। एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। मरियम नवाज ने पंजाब के 2 लाख मरीजों को घर की दहलीज पर दवाएं पहुंचाने का मंसूबा शुरू किया। क्लिनिक ऑन व्हील्स का मंसूबा शुरू किया गया, जिसमें मेडिकल टेस्ट, मुफ्त अद्वियात और स्क्रीनिंग की सहूलत भी मौजूद है। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर इसकी है फ्री मेडिसिन की 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीजों को मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं, ये पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है। इसके अंदर वो
तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक क्लिनिक पे मौजूद होती हैं। मरियम नवाज ने सरकारी सहूलियात शहरियों को उनकी घर की दहलीज तक पहुंचाने का मंसूबा भी शुरू किया है। मरियम नवाज की दस्तक नामी प्रोग्राम के तहत करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, लर्नर लाइसेंस, पुराने लाइसेंस की तजदीद, बर्थ सर्टिफिकेट समेत कई सरकारी खिदमात अब शहरियों को उनके घर की दहलीज पर फराहम की जाती। अगर आपको किसी डोमिसाइल की ज़रूरत है, को ई स्टैंपिंग की ज़रूरत है, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, अगर खुदा न खास्ता आपको डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, डिवोर्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, टोकन टैक्स की ज़रूरत है और नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, आप उनको ये कहेंगे, वो आपको एक टाइम देंगे कि हम इस वक्त आपके घर आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसके बाद दरवाज़ा खटका के वो डॉक्यूमेंट आपके हवाले करके जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मरियम नवाज पंजाब में स्मॉग और आलूदगी पर काबू पाने के लिए भी इकदाम कर रही हैं। सेफ सिटी के कैमरों के जरिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की निगरानी की जा रही है। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को डिजिटल तरीके से पकड़ा जा रहा है। पंजाब में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिसके तहत प्राइमरी सतह तक के स्कूल के बच्चों को मुफ्त दूध फराहम किया जाएगा। बहुत आजिज़ी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। मरियम नवाज बिला सूद ट्रैक्टर्स, लाइफ स्टॉक कार्ड समेत कई मंसूबों का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने किसान कार्ड और हिम्मत कार्ड के नाम से 2 प्रोग्राम लॉन्च किए। किसान कार्ड से किसानों को 1.5 लाख रुपए का कर्ज आसान शराइत पर मिलेगा और हिम्मत कार्ड से माजूर अफराद को 7,500 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। रेहड़ी बानों को सहूलत देने के लिए इन्हें केबिन बनाकर दिए गए हैं, जहां वो फल, सब्जियां और सहूलत की दीगर अशिया फरोख्त करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम भी शुरू की, जिसके तहत कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। ये 15 लाख तक रुपए का 7 साल में इसकी एक साथ आपको अदा करनी है। इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन को हुनरमंद बनाने का मंसूबा पेश किया था। कारोबार के लिए नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज देने का भी ऐलान किया था। ताहम vnews.pk के मुताबिक अमली तौर पर इनमें से किसी मंसूबे पर काम शुरू नहीं हुआ। करप्शन और बुरी तर्ज हुक्मरानी का इल्जाम लगाकर अली अमीन गंडापुर के एक वजीर शकील खान तो इस्तीफा तक दे चुके। खान साहब को चंद महकमों के हवाले से इतलात दी कि इन महकमों में कुछ काम गलत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने सूबे में कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए इकदाम कर रही हैं। तलबा को आसान शराइत पर ई बाइक्स दी जा रही हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन व आमा के मसाइल का भी सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्हें पुलिस एहलकारों के एहतजाज का भी सामना है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर जनाब शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये मैंने इतना कंपैरिजन कर दिया सर, क्या वजह है कि आपके पास चौथी बार केपीके की गवर्नमेंट है, वो इकदाम जो आपको करने चाहिए थे वो आप नहीं कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेहतर तो ये मैं आपको दावत देता हूं कि अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं। ठीक, तो ये कि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है ये भी दूर हो जाएगी। फिर आप पंजाब भी चले जाएं, वहां भी देख लें, वहां तो टिक टाक हो रहे हैं सारे। अमली काम वहाँ कहाँ हो रहा है? अमली काम तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है। आपने कहा कि सेहत कार्ड, ये जब से अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट आई है, सेहत कार्ड जो है वो सबको मिला हुआ है। और अभी रिसेंटली मेरे गांव के 2 बंदों के ऑपरेशन हुए हैं। अभी शायद एक अभी भी शायद अंडर ट्रीटमेंट है, तो उनके दिल के ऑपरेशन हुए हैं और किसी के गुर्दे के ऑपरेशन हो रहे हैं। किसी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर भी जा रहे हैं कि यहाँ पे जो जिगर और उसके जो ट्रांसप्लांट हो वो भी हम शुरू कर रहे हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो भी हम इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। उस पर भी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है और उसके तो हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उसके अलावा
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि हम गंदम जो है हमारा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, उसके हवाले से कि हम अनाज कम उगाते हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इस दफ़ा जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको भी टास्क दिया गया है कि वो भी जो नहरों का सिस्टम है वो उसको ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहली दफ़ा बड़े तेज़ी के साथ काम शुरू हो रहा है। और अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने ऑफिस में एक बाकायदा एक जो ऐलानात करते हैं उस पर अमल दरामद कमेटी बना दी है कि क्विक रिस्पांस हो, अगर किसी का कोई काम हो और उस पर वज़ीर आला के डायरेक्शन इशू हो तो उस पर फौरन सर काम हो, उसको फॉलो अप। ये देखे ना, अब शौकत साहब, मैं आपके जो काम है वो अभी काम होने हैं, और मैं जो काम यहाँ पहले गिनवा भी चुका हूँ, मैं दोबारा भी गिनवा दूंगा जो काम हो चुके हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा मसला आपके सूबे का वो है दहशतगर्दी। शौकत यूसुफजई साहब, दहशतगर्दी के लिए आपकी सीटीडी के फंड्स में, आपकी पिछले दौर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, तब मैंने एक प्रोग्राम किया था, कंपैरिजन किया था। पंजाब के पास 27 करोड़ का फंड था सर, और आपके पास 1.5 करोड़ का फंड था। आपके पास एक एसएसपी था जिसको आपने डीआईजी के ओहदे पे प्रमोट करके काम उससे करवा रहे थे, जबकि पंजाब के पास 15 डीआईजी थे सर। यानी खाली दहशतगर्दी की अगर बात की जाए तो सीटीडी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है आपका, उस तक के पास वो तक अंडर स्टाफ था और अंडर बजट था। और जी मैं आपको ब्रीफ करूं। देखिए, बात यह है कि अगर आप देखें, हमसे पहले जो दहशतगर्दी की सूरत-ए-हाल थी, ये कोई हमारे दौर में तो नहीं शुरू हुई है। तो 25 सालों से ये, चूंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है और दहशतगर्दी की सूरत-ए-हाल से हमें सामना है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है, काफ़ी लोग उसमें शहीद हुए हैं, हमारे आर्मी के जवान, हमारे पुलिस के जवान, और अभी तक शहादतें दे रहे हैं। तो एक तो ये बात, पहली दफ़ा हमारे दौर में पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कोई ये समझता है कि यहाँ पुलिस के पास कुछ नहीं है तो वो गलतफहमी में ना रहे। वेल इक्विप्ड पुलिस है हमारी आज। 1.5 करोड़ में 27 करोड़ में तो कुछ इतना तो फर्क है ना, पुलिस के पास फंड्स तक नहीं है। सिर्फ 2 मिनट दे दे, फंड सारा हो जाएगा। फंड का मैं आपको बताता हूँ कि फंड हमारे साथ क्या हो रहा है। तो दहशतगर्दी के खिलाफ वो बिल्कुल पुलिस जो है पहले ट्रेन नहीं थी, अब ट्रेन है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ सीटीडी नहीं बल्कि हर पुलिस का जवान जो है वो ट्रेन है। और आप देख रहे हैं कि ये तो आपको नजर आ रहा है कि खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दहशतगर्दी के वाक़यात अटक से पार नहीं जाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग जान पे खेलते हैं। यहाँ के जो पुलिस है, यहाँ के जो फौजी जवान है, वो जान पर खेल रहे हैं और दहशतगर्दी को फैलने से रोक रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो बाज़ वक़्त हमें ताना मिलता है, तो आप ये देखें कि रिसेंटली जो वफाकी हुकूमत ने जो तरक्याती बजट जारी किया है, आप जरा देख तो लेना, 47 अरब सिंध को दिया है और इससे ट्रिपल गुना ज्यादा जो है वो पंजाब को दिया है, और हमें 39 करोड़ दिया है। तो आप जरा ये भी कंपैरिजन करें ना, कि आप कहते हैं कि हमारा तो देखिए 80% बजट हमारा, हम डिपेंड करते हैं वफाक के ऊपर। ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है। और उसकी वजह ये नहीं कि हम उससे भीख मांग रहे हैं। हमारा जो नेट आइडल प्रॉफिट है, एनएचपी जिसको हम कहते हैं, जो टैक्सेस के मद में जो पैसा कलेक्ट होता है वो सारा वहां जाता है। सर ये अगेन मैंने ये जो फैक्ट्स बताए थे सर, ये तब बताए थे जब वफाक में आपकी गवर्नमेंट थी और सूबे में भी आपकी की गवर्नमेंट थी। मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये अभी पता नहीं क्या हालत होगी सर। एक दूसरा ये सर, आपकी अपनी पुलिस एहतजाज कर रही है। मैं आपको देखो, अगर जब हमारी हुकूमत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह एनएचपी के मद में हमें 68 अरब रुपए मिले थे, सिर्फ एनएचपी के मद में। क्योंकि हमारा आज भी 1500 अरब से ज्यादा हमारा कर्जा है वफाक के ऊपर, जो नहीं दे रहा है। इस मौके पे तो देना चाहिए था ना, कि हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की जंग यहाँ लड़ी जा रही है, फ्रंट लाइन सूबा है, तो इसको तो और मजबूत करना चाहिए था ना। आप मुझे बताएं, जिनका आपने जिक्र किया, एक कच्चे के डाकू तो उनसे संभल नहीं रहे। कहाँ है वो? उनकी वो पुलिस कहाँ है? उनकी वो सारी फोर्सेस कहाँ है? ना सिंध से संभल रही है कच्चे के डाकू ना। अगर आप कहते हैं तो हमारी पुलिस को, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को दे दें। आप देखें 2 महीने के अंदर अंदर आपको साफ करके ना दें तो मेरा नाम बदल दें आप। यही पुलिस है, यही इक्विपमेंट। सर अर्ज ये है शौकत साहब, दहशतगर्दी बढ़ गई है। वो तो कच्चे के डाकू कच्चे की हद तक महदूद है ना सर। आपके यहाँ दहशतगर्दी शहरों में आ चुकी है। अब असल पे आप आ गए हैं, असल पे आ गए। देखिए दहशतगर्दी क्यों बढ़ गई है। दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगर आप पढ़ लें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना जो है वो वफाकी हुकूमत का काम है। हम तो सिर्फ ये कहा, अली अमीन गंडापुर साहब ने यही कहा ना कि अगर आप नहीं रोक सकते, बात नहीं कर सकते तो हमें छोड़ दें, हम बात कर लें।
उस पर कितना वाबिला हुआ कि जी ये तो वफाक पे हमला है। तो ये देखें दोनों चीजें हमारी बड़ी मजबूरियां हैं। हम महदूद हैं अपने फाटा तक, जो एक्स फाइल फाटा है, जो अब हमारे साथ मर्ज है, उससे आगे हमारे पर चल जाते हैं। क्यों? कि वो कहते हैं जी ये वफाक पे हमला है। तो जरा ये वजीर दाखिला से भी कहें कि ये खैबर पख्तूनख्वा इस पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर है तो कम से कम आ जाए ना, यहाँ बैठ जाए, देख ले। अगर वो वजीर आला के दफ्तर नहीं आ सकता है तो गवर्नर हाउस तो है ना, वहाँ जो रंगीला बैठा हुआ है, रोज जो मर्ची मिसालें लगा के जो बयान देता है इस सूबे के खिलाफ, इस सूबे के अवाम के खिलाफ, 4 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत बैठी है, ये जो उसके खिलाफ आपके पुलिस वाले एहतजाज कर रहे हैं, लकी मरवत ने भी एहतजाज कर रहे हैं, आप इनसे जाके क्यों नहीं पूछते? इनका शिकवा वफाक से तो नहीं है, ये शिकवा तो आपसे कर रहे हैं सर। नहीं जी, वो जो एहतजाज है ना, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास बंदूक नहीं है या हमारे पास फंड नहीं है या हमारे पास हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये तो उसलिए नहीं है। देखिए वो जो उनके बीच में जो भी था वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो चुका है। और वो अब ऐसी चीजें होती हैं, बाजी हम कौमी सलामती के इश्यूज होते हैं, तो वो मैं टीवी पे नहीं आपको बता सकता, लेकिन वो इश्यूज ऐसे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ने मिलके वो हल कर लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये पंजाब कहता है मैं मुफ्त बिजली दूंगा, आपके यहाँ बिजली की चोरी नहीं रुक पाई सर, और फिर आप जाके ग्रिड स्टेशनों को बंद करते हैं। ये ऐसा क्यों सर? वजीर आला का काम ये तो नहीं है ग्रिड स्टेशनों को बंद करें जाके? अच्छा देखें, ये तो एक इलेक्शन स्टंट था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उस पर भी उनको वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा मुफ्त बिजली देंगे, वो मुफ्त बिजली उन्होंने माशाल्लाह महंगी कर दी। जितने हद तक वो जा सकते थे वो चले गए। क्यों? आवाम ने उनको वोट नहीं दिया, वो सजा ले रहे हैं, वो सजा दे रहे हैं आवाम को। हमने ये जो बिजली चोरी का इशू है ना, ये वापडा के अंदर जो लोग चाहते हैं ना कि बिजली चोरी हो, तो जब तक आप उनका खुद सफाया नहीं करेंगे, या तो ये कि जहां पेस्को है वो हमारे हवाले कर दे, हम डायरेक्टली हम देखेंगे कि उनमें कौन लोग हैं कौन नहीं है। अब ये तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ना, आए हमें बताए। कितनी दफा हमने कहा जहां आपकी चोरी होती है आप हमें बताएं, हमारा वजीर भी आपके साथ जाएगा, मिनिस्टर, हमारे लोकल तहसील नाज़मीन भी आपके साथ जाएंगे, लेकिन आप बताएं तो सही ना कि कहाँ हो रहा है बिजली का बिल। आप सर मैं आपको बताता हूँ सर, अली अमीन गंडापुर साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन को हुनरमंद बनाने का मंसूबा पेश किया था, कारोबार के लिए नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज देने का भी ऐलान किया था। फिलहाल ऐसे किसी मंसूबे पे मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई अमल दरामद शुरू नहीं हुआ सर। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ऐलानात पंजाब में किए गए थे सर, दे आर इन प्रोग्रेस, दे आर वर्किंग। देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि सारा मसला फंडिंग का है। अगर वफाक जो है वो अगर तरक्याती बजट दे रहे हैं, उधर पंजाब को दे रहा है और सिंध को दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है, उसको ज़्यादा देना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो वज़ीर दाखिला आता तक नहीं है। आप मुझे बताएं कितने दौरे किए हैं वज़ीर दाखिला ने जो वहाँ बैठ के कहता है कि ये दहशतगर्दी नहीं रुक रही है। तो दहशतगर्दी रोकना मेरा काम है या उसका काम है? तो ये देखें ना, तो उन्होंने हमें हमारा हक भी नहीं मिल रहा है, तो और फंड तो हम छोड़े, हमें कोई उनका फंड नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा हक बनता है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो अगर यही हाल रहा तो ये दहशतगर्दी यहाँ नहीं रुकेगी, फिर ये अटक पार भी जाएगी। ये अल्लाह करे कि ये चीजें रुके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उनको याद है कि इस्लामाबाद में मैं मान लिया तनकीद ना करे, अमली इकदाम करे सर, मान लिया चले एक काम करते हैं सर, आप मेरे साथ रहिए, मान लिया फंड की कमी है, लेकिन वो आपको नए मंसूबे शुरू नहीं करने दे रही ना। मान लिया सर, ये जो करप्शन के ऊपर आपके अपने वजीर इस्तीफा देते हैं शकील खान साहब, और फिर इल्जाम लगाते हैं कि इस हुकूमत में टिका के करप्शन हो रही है, इस पे तो फंड नहीं चाहिए ना सर? इसकी तहकीकात तो हो सकती थी। देखिए ये ऐसा इशू है ना कि शकील भी मेरा दोस्त है, अली अमीन भी मेरा दोस्त है, मेरे पार्टी के लोग हैं। अब इश्यूज कुछ और हैं आपस में यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे काम करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो वो इश्यूज क्या हैं, यानी वो पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से इतनी दूरी बढ़ गई, फिर उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगा दिया आप पे। एक दूसरा, ये जो तहरीक इंसाफ के बानी ट्वीट्स कर रहे हैं, अब वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं, उनके हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? आपसे पूछूंगा इस वक्फे के बाद।
लेकिन तुम लोग कंसेंसस के दुश्मन, तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम लोग हमारे अमन के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के अवाम के मफादात के दुश्मन हो, तुम लोग जमहूरियत के दुश्मन हो, तुम पार्लियामान के दुश्मन हो और तुम आइन के दुश्मन हो। ये स्टेटमेंट खान साहब ने नहीं दिया। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था। इनसे पूछे, खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है कि वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है, तो इस किस्म का कोई गाना अंदर वो गा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं के जरिए जो है धरना दिलवाया गया। बानी तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाकर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक बार फिर अदालती फैसलों को हदफ तनकीद बनाया है, जबकि हमूदुर रहमान कमीशन का हवाला देकर पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे होने का इल्ज़ाम आयद किया है। मगर अब की बार दिखाई दे रहा है कि हुकूमत इस मामले पर चुप बैठने की बजाय बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का इरादा रखती है। आज पार्लियामेंट के हंगामा खेज सेशन में जहां मुजव्वज़ा कानून साजी के हवाले से खूब हंगामा आराई हुई, वहीं आज बानी तहरीक इंसाफ के मुतनाज़े ट्वीट पर गर्मा गर्म बहस भी हुई, जिसमें वज़ीर दिफा समेत हुकूमती अरकान ने बानी PTI पर कड़ी तनकीद की। उधर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कबल अज़ीम बानी PTI से तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम की टीम अडियाला जेल पहुंची थी, जहां इमरान खान ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम को जवाब दिया कि वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। सवाल यह है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बयानबाजी का तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है, क्या बानी तहरीक इंसाफ अपने बयान की वजाहत देंगे। हमारे साथ ऑलरेडी शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। शौकत साहब, ये तो बताइए, ये बानी तहरीक इंसाफ जेल में है, ये ट्वीट कौन कर रहा है उनके बिहाफ पे, और जो ट्वीट हो रहे हैं क्या वो पार्टी पॉलिसी है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर पार्टी पॉलिसी होती तो फिर हमारे मुंह से भी आप सुनते हैं ना। हम जो सुबह शाम टीवी पे आते हैं तो फिर आप हमसे, लेकिन मेरे ख्याल से आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, क्योंकि वो खुद तो जेल में है, वहां तो न उनकी कोई सहूलत नहीं है, न वो इस सिलसिले में कोई बात कर सकते हैं। आपको भी पता है अच्छा, तो कैमरे लगे हैं। जो अली अमीन गंडापुर ने कहा वो भी पार्टी पॉलिसी है इदारों के हवाले से? नहीं, देखिए, पार्टी पॉलिसी का मुझे नहीं पता है। अगर हो है तो आप वो पूछें, बैरिस्टर गौहर से पूछें, और वो ज्यादा बता सकता है कि पार्टी पॉलिसी है या नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के, अगर वो बात करते हैं, ख्याल से उनके पीछे ये ना बड़ा ही गलत इंप्रेशन जा रहा है सर, बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है कि पार्टी के चेयरमैन का ट्विटर अकाउंट है, वो लग रहा है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में है, और पार्टी को जिससे पूछे कहते हैं मुझे नहीं पता। भाई ये बात मेरी समझ से बाहर है कि चेयरमैन का ट्विटर अकाउंट या तो वो जेल में है तो उसको बंद कर देना। अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो कैसे पॉसिबल है कि पार्टी के ओहदेदारों को पता ना हो कि शाम को कौन सा बच्चा बैठता है उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और वो उठ के ट्वीट कर देता? देखिए, मेरे ख्याल से रऊफ हसन साहब को भी जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो हमारे वही तर्जुमान है, और उन्होंने कह दिया था कि मुझे नहीं पता है। तो जब उनको नहीं पता है तो हमें कहाँ से पता है? हमें तो बिल्कुल नहीं पता है। देखिए, मैं नहीं समझता कि इदारों के खिलाफ जाकर हमें कोई फायदा होगा। मैं तो आज भी कहता हूँ, हमें कोई फायदा नहीं होगा इदारों के साथ लड़ाई में। फायदा किसको हो रहा है? पीपल्स पार्टी और नून लीग को। और तो अभी भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस बयानिया को, जो भी अगर हमारी तरफ से है या नहीं है, लेकिन वो सुबह शाम यही कहते हैं। हालांकि अगर आप, अब मैं बताता हूँ वो दुश्मन कौन है सर। यूसुफजई साहब जरा सुनिएगा, वो बंदा जो ट्वीट कर रहा है वो दुश्मन है, अली अमीन गंडापुर दुश्मन है, वो इमरान खान जो कहता है कि जो अली अमीन गंडापुर की बात पे एग्री ना करे वो बंदा ठीक नहीं है, इसके बाद इमरान खान दुश्मन है। ये तीन लोग दुश्मन है सर, बुज़दिल है, सॉरी, ये तीन लोग बुज़दिल है सर, दुश्मन है। मैं एक अर्ज करूंगा, अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है? इतना सख्त लहजा उसका क्यों है? आप ये देखें कि
दहशतगर्दी हो रही है, वफाक नहीं पूछ रहा है। और वो दहशतगर्दी कौन सी हो रही है कि क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म है। ठीक है सर, मैं वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ साहब। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।